जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। लास्ट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो? हमने फाइल हैंडलिंग को शुरू किया था। इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स जो थी वो हमने इंट्रोड्यूस की थी, तो उसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई थी कि स्ट्रीम्स ही हैं ये फाइल्स भी। बस ये है कि ये स्ट्रीम्स जो हैं ये आपको खुद ओपन करना होती हैं और यूज़ करने के बाद क्लोज करना होती हैं। इंस्टेड ऑफ सी आउट और सी इन हम अप्रोप्रिएट फाइल स्ट्रीम वेरिएबल यूज़ करते हैं। और यहाँ मैंने ये भी आपको बताया था कि सी इन और सी आउट भी एक्चुअली दो स्ट्रीम टाइप के वेरिएबल्स हैं। फाइल स्ट्रीम टाइप के वेरिएबल्स वो नहीं हैं, और वो ऑलरेडी जब आप आयो स्ट्रीम इंक्लूड करते हैं तो उसके अंदर डिफाइन हुए होते हैं। तो ये चीज़ें जो थी हमने डिस्कस की थी। आप में से अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसको भी आंसर कर देता हूँ, या फिर विद इन लेक्चर वो आंसर हो जाएगा। मेरा ख्याल है लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है जी। मैं स्क्रीन शेयर आपके साथ कर रहा हूँ। स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है। तो एज अ रीकैप, जब हम फाइल से इनपुट आउटपुट करते हैं तो हम वही एग्जैक्टली वही ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं जो हम कंसोल आईओ में यूज कर रहे होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये वाले दो वेरिएबल्स बिल्ट इन है, आपको रेडिली अवेलेबल होते हैं, लेकिन फाइल वेरिएबल्स आपको खुद बनाना पड़ते हैं। ठीक है, आपको एफ स्ट्रीम इंक्लूड करना पड़ती है, आपको फाइल ओपन करना पड़ती है, और तमाम ऑपरेशंस करने के बाद आपको फाइल क्लोज करना पड़ती है। उसकी एग्जांपल ये है कि यहाँ पर हमने एक फाइल राइटिंग की एग्जांपल ली थी। तो आप ये देखें कि ये फाइल वेरिएबल है, और अगर इसकी जगह पर सी आउट लिखा हो तो इसके सामने जो भी लाइन में लिखा हुआ वो सारी की सारी चीज जो है वो कंसोल पे नजर आएगी, मॉनिटर पे। लेकिन जब आपने ये लिखा तो ये फाइल में नजर चली जाएगी। इस तरह से जब हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं तो ये बेसिकली ये है कि स्क्रीन के ऊपर भी जो चीजें हम प्लेस कर रहे होते हैं वो एक सीक्वेंस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपीयर होती जाती हैं, और उसके बाद जब एंड ऑफ स्क्रीन आ जाता है या एंड एल आ जाता है तो नई लाइन शुरू हो जाती है। नई लाइन इज नथिंग बट अ बैकस्लैश एन कैरेक्टर। तो बैकस्लैश एन कैरेक्टर जो है वो कर्सर को नई लाइन पे ले आता है। फाइल के केस में बैकस्लैश एन कैरेक्टर जो है वो फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, सो दैट के लेटर स्टेज के ऊपर जब आप उसे ओपन करके स्क्रीन पे लाएंगे तो वो फिर अपना जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वो करेगा। तो इन दैट सेंस जो भी आप डेटा राइट करेंगे इन अ फाइल वो एक सीक्वेंस में राइट होता जाएगा। ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज सेंट टू फाइल इन अ सीक्वेंस। जो पहले कैरेक्टर्स आएंगे वो पहले हो जाएंगे, जो बाद में आएंगे वो बाद में हो जाएंगे। जहां स्पेसिस होंगी वहां स्पेसिस आ जाएंगी, जहां बैकस्लैश एन यानी न्यू लाइंस होंगी वहां न्यू लाइंस आ जाएंगी। सो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो आप इस वेरिएबल के साथ इन ऑपरेटर्स के साथ फाइल में राइट करेंगे वो सीक्वेंस में उस फाइल में पहुंच जाएंगे, और फाइल जब आप क्लोज करेंगे तो सेव हो जाएगी ऑन टू द डिस्क। लेटर स्टेज के ऊपर आप उस फाइल को अपने प्रोग्राम से भी पढ़ सकते हैं, और उसको दूसरे जो फाइल हैंडलिंग सॉफ्टवेयर है लाइक नोटपैड प्लस प्लस है और बाकी चीजें आप उनसे भी खोल सकते हैं। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। सेम इज द केस विद फाइल रीडिंग। जैसा कि ये एग्जांपल है कि यहाँ पर मैंने एक फाइल nums.txt के अंदर 10 नंबर रखे हुए हैं, तो इसके बाद असल में एक बैकस्लैश n कैरेक्टर है जो कर्सर को नई लाइन में ला रहा है, और हर एक लाइन के बाद बैकस्लैश n कैरेक्टर मौजूद है, सो ऑन, जो कर्सर को नई लाइन में लेके जा रहा है। तो अब इन दैट केस हम इन दोनों की मदद से
इन कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके एक एरे इंडेक्स पे ले जाते हैं, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन रुक जाती है। लूप में जब हम नेक्स्ट टाइम आते हैं, ये लीडिंग वाइट स्पेस होता है, ये इग्नोर हो जाता है, ये एक्सट्रैक्ट होके नेक्स्ट एरे इंडेक्स पे चला जाता है, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन रुक जाती है। अगली आइट्रेशन में ये लीडिंग वाइट स्पेस है, ये इग्नोर हो जाता है, एंड सो ऑन। और ये चलते चलते अप्रोप्रिएटली जो भी यहाँ पर हमारा लॉजिक है, उस लॉजिक में फाइल से डेटा रीड होके एरे में चला जाता है। और उसके एग्जैक्टली नीचे ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, ये लाइन एरे के कंटेंट्स को डिस्प्ले करने का काम कर रही है इन द ऑन टू द स्क्रीन। सो ये जो दोनों एग्जांपल मैंने अभी आपको दिए हैं, इन दोनों केसेस में फाइल जो है वो एक सीक्वेंस में एक्सेस होती है। और ऐसी सूरत में हम ये भी कहते हैं कि ये सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस है, ये भी सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस है। ठीक है, ये एग्जांपल थी जहां पर हमारा लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था। यहां पर एक्चुअली मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये थी कि हम एक वक्त में अपने एक प्रोग्राम में अगर चाहें तो मल्टीपल फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं। कुछ फाइलें रीडिंग के लिए ओपन कर सकते हैं, कुछ फाइलें राइटिंग के लिए ओपन कर सकते हैं। हम जितनी भी फाइलें ओपन करेंगे, हर फाइल के लिए एक सेपरेट फाइल वेरिएबल बनेगा। मसलन ये आई फाइल नाम का वेरिएबल IF स्ट्रीम के साथ बना है, और ये O फाइल नाम का वेरिएबल OF स्ट्रीम के साथ बना है। तो इसमें हमने दो फाइल वेरिएबल बनाए हैं, एक आई फाइल और एक O फाइल। आई फाइल IF स्ट्रीम का है तो ये रीडिंग में इस्तेमाल होगा, O फाइल जो है वो OF स्ट्रीम का है, वो राइटिंग में इस्तेमाल होगा। ये ऊपर तो सारे का सारा स्ट्रिंग का कोड है। और जब हम इस तरफ वो आ जाते हैं जहां पर मैं एक्चुअली फाइल के साथ कुछ एसोसिएशन कर रहा हूं, तो बेसिकली आप ये देखें कि आई फाइल से मैं डेटा गेट कर रहा हूं, लूप के अंदर जाके भी आई फाइल से डेटा गेट कर रहा हूं। रादर यहां पे इसको मैं यूं बना लूं, और थोड़ा सा वो जो डेटा मैंने गेट किया है उसको प्रोसेस करने के बाद मैं फाइल में राइट कर रहा हूं। आखिर पर दोनों फाइल्स मैंने क्लोज कर दी हैं। तो यहां पर तो टू फाइल्स ओपन हुई हैं। यू कैन ओपन मैनी फाइल्स इन अ प्रोग्राम। इसकी ये जो कोड मैंने लिखा है उसको मैंने थोड़ा सा यहां पर एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी। वो ये था कि ये कोड ये करता है कि इनपुट फाइल में से रीड करता है और फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। उसके बाद अगर वो लेटर स्मॉल अल्फाबेट हो तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है और तमाम दूसरे कैरेक्टर्स को एज इट इज छोड़ देता है। सो ये जो लॉजिक है ये वाला, ये बेसिकली वो है कि अगर C की वैल्यू स्मॉल a और स्मॉल z के दरमियान में है तो उसको कैपिटलाइज कर दो विद अरिथमेटिक। फाइल में से एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फाइल में कैरेक्टर टाइप का वही वाला वेरिएबल जिसके कंटेंट्स अपडेट किए हैं उसे राइट कर रहे हैं। आप में से जिस स्टूडेंट ने इसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके देखा है वो काइंडली मुझे बता सकता है कि अपना माइक ऑन करके कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। एनी स्टूडेंट जिसने इसे एक्सपीरियंस किया हो? सर मैंने कोड रन करने की कोशिश की थी तो वो कोई लिंक एरर आ रहा था। ओके, मेरा हो गया। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपने क्या देखा है?
जो भी बोल रहा था उसकी आवाज कट गई है, वो दोबारा जरा बता सके? सर मैं कह रहा था कि मैंने ये रन करने की कोशिश की थी कोड, लेकिन उसमें लिंक एरर आ रहा था। नहीं, आपका लिंक एरर आ गया है, वो इंशाल्लाह देख लेते हैं उसका क्या रीजन है। एक और स्टूडेंट ने भी कहने की कुछ कोशिश की थी, तो उनकी यस आवाज सर। बिल्कुल। जी बोले। जी सर। जी सर, मेरा हो गया था। मैंने पहले मैंने राइटिंग वाला किया। पहले फाइल एग्जिस्ट करती थी, उस पे सारा डाटा राइट हो गया था। फिर मैंने वो फाइल डिलीट करके फिर ओपन की, तो नहीं एक फाइल बन गई थी। फिर रीडिंग वाला भी किया था एक। ओके, क्या स्पेसिफिकली ये जो थर्ड एग्जांपल है वो आपने की थी? नहीं, थर्ड नहीं थी की। नहीं। वो आपने कहा कि वो कुछ मैं अभी बताऊंगा, तो वो वाली नहीं थी की, फर्स्ट दो की। ओके, कोई स्टूडेंट जिसने थर्ड एग्जांपल की हो? चलें जी, हम ऐसा करते हैं कि उस एग्जांपल को ओपन कर लेते हैं। सो हियर इज दैट एग्जांपल। इसको में आप मेरे साथ रहें, ठीक है जी। ये आईओ स्ट्रीम जो है ये हम इंक्लूड करते ही होते हैं। जब हमने स्ट्रिंग्स मैनिपुलेट करना हो तो हम स्ट्रिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और जब फाइल्स को मैनिपुलेट करना हो तो एफ स्ट्रीम भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना है, एक आउटपुट का मैसेज आया है एंटर इनपुट फाइल नेम और सी इन फाइल। ये इन फाइल इज अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, नॉट अ फाइल टाइप वेरिएबल। तो यूजर से एक हम वैल्यू लेंगे विच इज नेम ऑफ द फाइल, और उसको इन फाइल में स्टोर कर लेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट 3 लाइंस ऑफ कोड क्या करेगा, यूजर से एक आउटपुट फाइल का नाम लेगा और उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। देन IF स्ट्रीम टाइप का हमने एक वेरिएबल बनाया है और उसका नाम हमने रखा है आई फाइल, और उसको इनपुट फाइल्स का जो नाम है वो एज अ पैरामीटर दे दिया है। तो इस स्टेज के ऊपर अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो वो ओपन हो जाएगी। उसकी एग्जिस्टेंस को चेक हम यूं कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर प्रोसीड कर लेंगे। सिमिलरली OF स्ट्रीम टाइप का वेरिएबल वो फाइल बनाया है और उसको आउटपुट फाइल का नाम हमने एज अ पैरामीटर दे दिया है, तो होपफुली वो भी ओपन हो जाएगी। इसके बाद हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल सी लिया है। इनपुट फाइल में से हमने सी में एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है। नाउ सिंस सी इज अ चार, तो ये वाला ऑपरेटर इनपुट फाइल में से सिर्फ पहला कैरेक्टर फर्स्ट टाइम रीड करेगा अगर उसमें मौजूद होगा तो, और उसको सी में रख देगा। इसके बाद 2 लाइनें कमेंट है। व्हाइल लूप हमने यूज किया कि जब तक इनपुट फाइल का एंड नहीं हो जाता। और ये एंड होगा कैसे, क्योंकि फाइल में बहुत कुछ होता है। हम लूप के अंदर दोबारा से फाइल में से एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे, और चूंकि हम लूप में ये वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हर एक्सट्रैक्शन जो है वो नेक्स्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करती जाएगी, सी में वैल्यू बदलती जाएगी, और अल्टीमेटली ये होगा कि इस फाइल में से सारे कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे और फाइल जो है उसका एंड हो जाएगा। तो जब फाइल का एंड हो जाएगा तो आई फाइल के साथ जब हम डॉट लगा के ये वाला फंक्शन कॉल करते हैं, ये एंड ऑफ फाइल अगर हो चुका हो तो ट्रू रिटर्न कर देता है। अगर एंड ऑफ फाइल अभी ना हुआ हो, फाइल में मजीद कैरेक्टर्स मौजूद हों टू रीड और वट एवर पर्पज, तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके साथ ये वाला ऑपरेटर उसको उसका कॉम्प्लीमेंट लेके वाइल की एक्सप्रेशन को ट्रू कर देगा। तो जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाएगा ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब इस प्रोसेस को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो भी कैरेक्टर आपने फाइल में से एक्सट्रैक्ट किया है, अगर वो कैरेक्टर इस कंडीशन को पूरा करता है तो उस कैरेक्टर में से स्मॉल ए की आस्की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके कैपिटल ए की आस्की वैल्यू ऐड कर दी जाएगी, और जो भी जवाब आएगा उसको वापस सी में रख दिया जाएगा, और उस सी को ओ फाइल में हम लिख देंगे। इसके बाद आगे चले, दोनों फाइलें क्लोज की हैं, प्रोग्राम एंड हो गया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं। ठीक है जी, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया आपके सामने। ये मैंने इसे रन किया। जैसा कि आपने कोड में देखा था, इसने सबसे पहले इनपुट फाइल का नाम पूछा है। कोड में भी एग्जैक्टली ये लिखा हुआ है। ठीक है,
ये जो लाइन है एंटर इनपुट फाइल नेम, तो मैं यहां पर आता हूं और मैं इस फाइल का नाम लिखता हूं 3। मैं एग्जैक्टली ये मेरे पास एक फाइल मौजूद है, मैं यही वाला नाम यहां पर पेस्ट कर देता हूं। उसने नेक्स्ट लाइन पे पूछा है आउटपुट फाइल का नाम बताएं, ठीक है, ये आपने कोड में लिखा था कि ये यहाँ पर ये आउटपुट फाइल का नाम पूछ रहा था। मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ outfile.txt। प्रोग्राम सक्सेसफुली चल के कंप्लीट हो गया है। स्क्रीन के ऊपर कोई मजीद मैसेज अपीयर नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आउटपुट फाइल का नाम दिया था वो फाइल होपफुली बन गई होगी। उसका नाम मैंने रखा था आउट फाइल, लास्ट में। यस, दिस इज द outfile.txt। इसको जब मैं ओपन करता हूं तो ये इसके कंटेंट्स आपको नजर आते हैं। अब इसको जो मैंने इनपुट फाइल दी थी वो ये वाली फाइल थी। सबसे पहले उसमें था शार्प साइन, आउट फाइल में भी सबसे पहले शार्प साइन है, फिर उसमें वर्ड था इंक्लूड, इसमें भी वर्ड इंक्लूड है लेकिन कैपिटलाइज हो गया है। उसके बाद उसमें एक स्पेस थी, लेकिन यहां वो स्पेस नहीं है। इंक्लूड के फौरन बाद लेस देन साइन आ गया है जो कि ये वाला है। उसके बाद है आईओ स्ट्रीम, यहां भी आईओ स्ट्रीम मौजूद है। उसके बाद ग्रेटर देन साइन है। ग्रेटर देन साइन के बाद यहां नेचुरली एक बैकस्लैश n कैरेक्टर है जो कर्सर को नई लाइन पे लेके जा रहा है, और उसके बाद शार्प साइन इंक्लूड है। यहां पर भी अगर वो बैकस्लैश n होता तो ये वाला शार्प साइन इंक्लूड नेक्स्ट लाइन पे नजर आ रहा होता। बहरहाल आगे आप इसको पढ़ते जाएंगे, ये आपको मिलता जाएगा। यहां देखें लिखा हुआ है स्ट्रिंग इन फाइल, उससे पहले लिखा हुआ है INTMAIN, ठीक है, ये INTMAIN है। इसके अंदर की स्पेस आउटपुट में नजर नहीं आ रही। ये स्ट्रिंग इन फाइल है, इसके अंदर की भी स्पेस आपको नजर नहीं आ रही, और कैपिटलाइजेशन तो नेचुरली हुई है। और अगर इस फाइल के एंड तक हम चले जाएं तो ifile.close, ofile.close, return 0 और करली ब्रैकेट एंड पर ये फाइल एंड हो रही है। एंड सिमिलरली ये वाली लाइन भी ifile.close, ofile.close और return 0 पे एंड हो रही है। तो इस आउटपुट फाइल को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इस फाइल में सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है, स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटलाइज हो गए हैं, मगर स्पेसिस नहीं है। उसकी जो रीजन है वो मैंने आपको ऑलरेडी जब मैं स्ट्रीम्स पढ़ा रहा था तो बताई थी, और वो ये थी कि ये वाला जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये हमेशा लीडिंग वाइट स्पेसिस को इग्नोर कर देता है, और ये उसको अगर वो आपकी इनपुट स्ट्रीम में मौजूद हो तो ये उसको रीड ही नहीं करता, ये लीडिंग वाइट स्पेसिस को इग्नोर कर देता है, और आगे जो नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर होगा उसे रीड करेगा। सो फॉर दैट रीजन इस ऑपरेटर को हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते जब भी हमें या तो स्ट्रिंग रीड करना हो या कैरेक्टर रीड करना हो और स्पेस की इनपुट आनी हो। स्ट्रिंग के अंदर भी स्पेस हो सकती है, कैरेक्टर भी स्पेस हो सकता है। अगर हमने प्रोसेसिंग करनी है स्पेस की तो ये वाला ऑपरेटर कतई सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वाइट स्पेसिस पर एक्सट्रैक्शन को रोकता है और लीडिंग वाइट स्पेसिस को इग्नोर करता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इसे कमेंट करें और इन फाइल में से गेट कर ले सी में एक कैरेक्टर, और लूप में जाके भी ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ आप ना करें, बल्कि जो कुछ यहां लिखा है गेट करने के लिए वही चीज यहां गेट कर ले। अब इस कोड को मैं दोबारा कंपाइल कर रहा हूं, ये कोड कंपाइल हो गया, इसको मैं रन कर रहा हूं। इसने इनपुट फाइल का नाम मांगा है, मैं इसे इनपुट फाइल का नाम दे देता हूं। ये आउटपुट फाइल का नाम मांगेगा, मैं इसे आउट
2.txt का नाम दे देता हूँ। प्रोग्राम एग्जेन सक्सेसफुली रन हो गया है। फाइल सिस्टम्स में जाके तो ये देखें out2 बन गई है। अब इसको मैं ओपन करूं तो उसमें ये कुछ आ गया है। अब इस फाइल को जब आप इस फाइल से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि दोनों फाइलों में जो डेटा है वो मिल रहा है, सेम है। कलरिंग को छोड़ दें, डेटा सारे का सारा सेम है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे है। और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कैपिटलाइज हो गए हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, लेस देन ग्रेटर देन साइन है, सेमी कोलन्स हैं, अदर चीजें हैं, अपॉस्ट्रोफीज हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फाइल में से हर आइट्रेशन में एक कैरेक्टर रीड हुआ है। और वो कैरेक्टर अगर हिडन कैरेक्टर यानी कि \n है जो यहां पड़ा हुआ है तो वो भी रीड हो गया और वो राइट भी हो गया दूसरी फाइल में। अगर स्पेस था तो स्पेस भी रीड हो गया और वो राइट हो गया, एंड सो ऑन। तो यहां बेसिकली इस एग्जांपल के साथ आप ये समझें कि हमने इस प्रोग्राम में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर फाइल को रीड किया है, उसे प्रोसेस किया है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही फाइल में राइट कर दिया है। तो ये ऑपरेटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज भी कर लिया कि इस ऑपरेटर को स्पेसिस को रीड करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। गेट करने के दो मेथड थे फाइल में से, एक ये वाला था जो अभी मैंने अनकमेंट कर दिया है और दूसरा इसके एग्जैक्टली नीचे लिखा हुआ है। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है एट दिस स्टेज। ये आई फाइल में से गेट करो और जो भी फाइल में से कैरेक्टर रीड हुआ है उसको रिटर्न कर दो और सी में वो असाइन हो जाएगा। यहां पर ऊपर वाले केस में सी जो है वो गेट फंक्शन को पास हो जाएगा और पास बाय रेफरेंस होगा, पास बाय वैल्यू नहीं होगा। पास बाय रेफरेंस हमने कुछ अर्सा पहले पढ़ा था कि पैरामीटर्स बाय रेफरेंस भी पास होते हैं, पैरामीटर्स बाय वैल्यू भी पास होते हैं। ऐसे तमाम पैरामीटर्स वो जो बाय रेफरेंस पास होते हैं, जो कॉल्ड फंक्शन होता है वो उनकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये सी फंक्शन के अंदर गेट फंक्शन जो है सी वेरिएबल को मॉडिफाई कर देगा विद द कैरेक्टर गेट्स फ्रॉम द फाइल। तो बहरहाल ये वाला सिंटेक्स भी उतना ही इफेक्टिव है जितना पहले वाला है। तो अगर आप इसको भी एग्जीक्यूट करना चाहें तो यू कैन चेक इट आउट। ये मैं इस फाइल को रन कर रहा हूँ और इस दफ़ा जो है मैं इनपुट फाइल के तौर पर कोई और फाइल का नाम यहाँ से बता देता हूँ। मसलन ये वाली फाइल जो है इसका नाम है और आउटपुट फाइल के तौर पर मैं out3.txt फाइल बता देता हूँ। तो प्रोग्राम अगेन सक्सेसफुली रन हो जाएगा सर। और अगर आप इस कोड को देखेंगे तो इसमें भी ये कुछ लिखा हुआ है और जब आप आउटपुट 3 को देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही सारा कुछ नजर आएगा जो इनपुट फाइल में मौजूद है, बस कैपिटलाइज हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कंक्लूड कर रहा हूँ और आप में से कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाह रहा था तो वो क्वेश्चन कर ले, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर जो हमने आउटपुट में .txt लिखा है उसकी जगह हम .ccp लिख दें तो वो C++ की फाइल बना देगा? बिल्कुल बना देगा, लेकिन आपको पता है C++ की फाइल जो है वो यानी C++ का कोड जो है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर उसमें आप वाइल को कैपिटल लिखेंगे तो वो वाइल नहीं माना जाएगा, वो एक आइडेंटिफायर बन जाएगा। तो उसमें फिर बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे। आपके क्वेश्चन को आंसर करते हुए मैं ये कह दूं कि फाइल जो है वो इटसेल्फ फाइल होती है, ना वो सीपीपी की फाइल होती है ना वो कुछ और होती है। फाइल को आप यूं समझिए कि फाइल इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। उसके साथ आखिर के ऊपर जो 3 या थोड़े से ज्यादा कैरेक्टर्स हम डॉट लगा के लगाते हैं, दैट इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ फाइल नेम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो हैं उनमें डिफरेंट एक्सटेंशंस जो हैं वो रजिस्टर होती हैं
विद सर्टेन प्रोग्राम्स। तो .cpp एक्सटेंशन जो है वो अभी जैसे मेरा ये जो कंप्यूटर है इसमें cpp फाइल की एक्सटेंशन जो है वो नोटपैड प्लस प्लस के साथ रजिस्टर्ड है। जब मैं इसे डबल क्लिक करता हूं तो ये नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन होती है, और नोटपैड प्लस प्लस इज जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर। इट इज नॉट a C++ compiler, not something else. It is nothing but a text editor. तो बेसिकली एक्सटेंशन जो है आखिरी 3 कैरेक्टर्स वो क्या है, वो फाइल को एसोसिएट कर देते हैं विद सम विंडो प्रोग्राम। आप इस एसोसिएशन को अपने तौर पर विंडोज में जाके बदल भी सकते हैं कि ये सीपीपी के साथ जो सीपीपी फाइल है ये नोटपैड की बजाय विजुअल स्टूडियो के साथ ओपन हो जाए, या जब मैं इसे डबल क्लिक करूं तो ये कंपाइल हो जाए। एक्चुअली अगर आप समझें इस चीज को, तो सीपीपी फाइल इज नथिंग बट दिस कोड इज C++ कोड। इसकी एक्सटेंशन सीपीपी हम इसलिए रखते हैं कि हम भी रिकॉग्नाइज कर सकें और कंप्यूटर के ऊपर भी कोई एक प्रोग्राम एसोसिएट करते हैं जो कि इसको अपने साथ लिंक अप कर ले। ये सर आपने स्मॉल ए की ASCII कैपिटल ए से रिप्लेस किया, तो सारे लफ्ज कैपिटल कैसे हो गए? वेल, क्योंकि लूप लगा हुआ है। यहां पहला कैरेक्टर रीड होता है जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता है। विद इन दिस लूप हम हर आइट्रेशन में एक कैरेक्टर रीड करते हैं, और रीडिंग हमेशा जो है वो सीक्वेंशियल होती है। वो स्ट्रीम्स के केस में भी यही होता था कि एक साइड से एक्सट्रैक्शन शुरू होती थी, जो कैरेक्टर एक दफा एक्सट्रैक्ट हो जाता है वो दूसरी दफा नहीं होता है। उससे अगली लाइन के ऊपर जब लूप में ये वाली लाइन बार बार आएगी, ये वाली लाइन या ये गेट वाली लाइन, तो ये नया कैरेक्टर जो है वो फाइल में से रीड करेगी जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा। तो इन दैट सेंस पूरी फाइल इस लूप की मदद से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड हो जाएगी, और हर आइट्रेशन के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर प्रोसेस होगा जो आपने लास्ट टाइम रीड किया होगा। सर ये क्वेश्चन है, ये जो इफ की कंडीशन है क्या कर रही है जी? इफ की कंडीशन क्या कर रही है इसमें? ये इफ की कंडीशन बहुत वाज़ेह है। व्हाट इज सी? अ कैरेक्टर जस्ट read from the file. Okay. If that C is greater than equal to small a, as well as that C is less than equal to small c, तो ये बेसिकली कंडीशन बता रही है कि जो कैरेक्टर फाइल से रीड हुआ है that is a small alphabet. ओके, ठीक है। आप अगर यहां पर लिख दें इफ C इक्वल्स 0, तो ये कंपैरिजन ये बताएगा कि क्या C 0 है या नहीं है। अगर आप लिख दें ग्रेटर देन 0, तो वो तमाम कैरेक्टर्स जिनका ASCII वैल्यू 0 के ASCII वैल्यू से बड़ा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो बिहाइंड द सीन ये जो कैरेक्टर्स के कंपैरिजंस हैं वो उनकी ASCIIs के ऊपर होते हैं, और सारे जो अल्फाबेट्स हैं वो एक कॉन्सेक्टिव ASCII रेंज उनको कवर करती है। कैपिटल लेटर्स को एक कॉन्सेक्टिव ASCII रेंज कवर करती है, डिजिट्स को एक कॉन्सेक्टिव ASCII रेंज कवर करती है। तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो हम यूज कर सकते हैं ऑन अल्फाबेट्स, डिजिट्स एज वेल एज कैपिटल लेटर्स। ओके। ये स्टूडेंट को और क्वेश्चन हो? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये फिर इक्वल टू ब्रैकेट्स वगैरह कैसे कॉपी कर रहा है? ये A to Z के दरमियान तो नहीं आते? वेल फाइन, आप ये देखें कि कैरेक्टर तो यहाँ रीड हो गया। जब आप लूप में वापस गए, ठीक है, ब्रैकेट हो गई, लेस देन हो गया, कैरेक्टर तो फाइल से रीड हो गया है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके ऊपर ये वाला ऑपरेशन नहीं हुआ जो ब्लॉक में लिखा हुआ है, लेकिन वो कैरेक्टर तो आउटपुट फाइल में राइट हो ही जाएगा। वो एज इट इज राइट हो जाएगा ना। लेकिन अगर ये वाली सर समझ आ गया, ठीक है ना, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसके कंटेंट्स मॉडिफाई हो जाएंगे। सर ये जो इसकी कंडीशन है जब ये सेटिस्फाई हो जाएगी तो इससे वो अपर केस बन रहे हैं सारे लेटर्स।
यस यस, नेचुरली। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये, मैं इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं ना, उससे मैं कोड थोड़ा सा बदल देता हूँ। ठीक है, अगर ये कंडीशन, और इस कोड को सिर्फ आप ये समझे कि मैं आपको समझाने के लिए बदल रहा हूँ, इन दैट केस मैं यहाँ पे डैश डाल देता हूँ। ठीक है, कि अगर तो वो स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट है तो उसको कैपिटलाइज कर दो और फाइल में लिख दो, और अगर वो स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है तो उसकी जगह पर डैश लगा दो। ठीक है, अब मैं अगर इस कोड को कंपाइल करूं और इसको उसके बाद रन करूं, और फाइल नेम के तौर पर मैं, मुझे फाइल नेम उठा लेने दें कोई, और फाइल का नाम out4.txt डाल दूं, तो अब आप देखेंगे जो out4 बनेगी वो बिल्कुल एक अजीब सी चीज आपको नजर आएगी कि जो स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट है वो तो कैपिटल वर्ड्स की शक्ल में आपको सारे नजर आ रहे होंगे, लेकिन अदर देन दैट जो स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं थे, चाहे वो शार्प साइन था, चाहे वो लेस देन साइन था, चाहे वो ग्रेटर देन साइन था, चाहे वो स्पेस थी, चाहे वो न्यू लाइन थी, whatever else is, that is nothing other than small English alphabet, वो डैश बन गई है। तो whatever your logic is, वो लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो यहां पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है कि अगर वो स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट है तो उसे लिख दो, वरना ये कर दो। ये भी आप कर सकते हैं कि आप इसकी बजाय क्या करते, बैकस्लैश n लिख देते। अब क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, लेकिन ये अब आपने लॉजिक तो आपने अपनी फाइल में बनाना होता है ना, आपको किस तरह का लॉजिक चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। यस सर। चलिए ठीक है जी, फिर आगे थोड़ा फॉरवर्ड करें, मूव करें आगे। चलिए, यहां पर हमने 3 चीजें अब तक देखी हैं कि फाइल में राइटिंग भी हो जाती है, फाइल में रीडिंग भी हो जाती है, और सेम टाइम पे आप मल्टीपल फाइल्स ओपन कर सकते हैं। हर फाइल जो भी आप ओपन कर रहे हैं वो डिफरेंट फाइल वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होगी। वो रीडिंग फाइल है या राइटिंग फाइल है, ये आपने डिसाइड करना है। किस फाइल से डेटा पढ़ना है, कितनी फाइलों से डेटा पढ़ना है, किस फाइल में लिखना है, कंबाइन करना है, क्या करना है, ये आपका लॉजिक होगा। ये आपको जो प्रॉब्लम मिलेगी सॉल्व करने के लिए वो बताएगी। बट यहां पर मैंने यही बताया है कि आप फाइल एक वक्त में ज्यादा फाइलें ओपन कर सकते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक छोटा सा इन बिटवीन एक टॉपिक आ रहा है, C++ के स्ट्रिंग्स और C स्टाइल स्ट्रिंग्स, ये 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग्स हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी चूंकि ये थोड़ी सी चीजें पीछे यूज हो रही थी तो हल्की सी डिस्कशन इसके ऊपर हम कर लेते हैं। C++ में स्ट्रिंग जो है वो एक डेटा टाइप है, और उस डेटा टाइप का नाम ही स्ट्रिंग है। दिस इज C++ डेटा टाइप। आप स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल इस तरह बनाते हैं और उसको स्ट्रिंग टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन असाइन कर देते हैं। इस मकसद के लिए अगर आप स्ट्रिंग हेडर इंक्लूड कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लिमिटेड फंक्शनैलिटी जो है स्ट्रिंग्स की वो आईओस्ट्रीम में भी मौजूद है। तो बाज़ औक़ात हम स्ट्रिंग हेडर अगर इंक्लूड ना भी करें तो एक लिमिटेड हद तक स्ट्रिंग्स जो हैं वो आईओस्ट्रीम की मदद से भी मैनिपुलेट हो जाते हैं। C++ के स्ट्रिंग्स को हम डिटेल में कभी बाद में पढ़ेंगे। बहरहाल इट इज अ टाइप, दिस इज अ टाइप, दिस इज वेरिएबल नेम, दिस इज एक्सप्रेशन। इसके मुकाबले में एक पुराना स्ट्रिंग्स का स्टाइल है जो C स्टाइल स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, C लैंग्वेज में, C++ में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट C लैंग्वेज, स्ट्रिंग डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती। और जो स्ट्रिंग्स होते हैं C लैंग्वेज में वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर टाइप की एक एरे होती है, एरे ऑफ 4 डेटा टाइप। उस एरे में आपका जो स्ट्रिंग है वो स्टोर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0
और जब आपका स्ट्रिंग फिनिश हो जाता है तो जो लास्ट कैरेक्टर स्ट्रिंग का होता है वहां पर \0 ऑटोमेटिकली प्लेस कर दिया जाता है। जिस तरह के ये नीचे ये वाली जो एग्जांपल आप देख रहे हैं, इस एग्जांपल में मैंने 4 नेम और सामने जब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई तो इसका मतलब है नेम इज व्हाट, एन एरे ऑफ टाइप 4 इक्वल टू, इसको हम स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं। जब मैं इसे असाइन करूंगा तो एरे जो बनेगी उस एरे में, वो मैं आपको इधर एक थोड़ा सा उसका बना के दिखा देता हूं, जो नेम नाम की एरे बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, उसमें यहां पर ए होगा, यहां पर बी होगा, यहां पे डी होगा, यहां पे यू होगा, यहां पे एल एल ए एच, और जैसे ही स्ट्रिंग एंड हो जाएगा उसके बाद \0 उसमें मौजूद होगा। सो अब्दुल्ला को स्टोर करने के लिए यू नीड एट लीस्ट 8 कैरेक्टर एरे। आप अगर उसमें ज्यादा एरे में कैपेसिटी होगी, एरे का साइज 8 से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो हैं वो अनयूज्ड रह जाएंगे। लेकिन पहले 8 कैरेक्टर्स में से 7 जो हैं या 8 में अब्दुल्ला होगा और उसके बाद एक \0 होगा। इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो सी स्टाइल स्ट्रिंग्स जो हैं दे आर नथिंग बट एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ \0 कैरेक्टर। अगर \0 कैरेक्टर नहीं होगा तो \0 एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसकी आस्की वैल्यू 0 होती है। तो फिर आपका जो स्ट्रिंग है वो जो भी आप उसे एरे का नाम बताएंगे वो वहां से शुरू होके कंटिन्यूसली स्ट्रिंग कंसीडर होगा जब तक \0 नहीं आ जाएगा। तो अभी जो कुछ कंपाइलर्स हैं C++ के, वो रिक्वायर करते हैं कि उनको जो ये पैरामीटर दिया जा रहा है, ये वाला पैरामीटर, ये एक सी स्टाइल स्ट्रिंग हो, C++ का स्ट्रिंग वेरिएबल ना हो। तो इन दैट केस फिर हम ये करते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ, जो C++ का स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसके साथ डॉट लगा के C_str नाम का एक फंक्शन कॉल करते हैं। वो बेसिकली कास्टिंग या कन्वर्जन कर देता है इस डेटा टाइप के अंदर। तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ये जो आगे C_str लिखा है, ये लिखने की रीजन जो है वो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ फंक्शंस जो C++ में C की वजह से इंपोर्ट होके आए हैं, प्रोमोट होके आए हैं, वो अभी भी पुराने स्टाइल के स्ट्रिंग्स डिमांड करते हैं। आपको एरर दे देंगे ऐसे फंक्शंस। इन केसेस में जब आप उन्हें स्ट्रिंग पैरामीटर के तौर पर देंगे तो वो आपको एरर दे देंगे। तो फिर आपने करना यह है कि उस स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ सिर्फ क्या करना है, डॉट लगा के _CSTR फंक्शन कॉल कर लेंगे, और जब वो फंक्शन कॉल हो जाएगा तो स्ट्रिंग के अगेंस्ट एक नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर एरे आपको मिल जाएगी। बाकी रहेगी बात कि जब आप उसको क्या कहते हैं, एक सी स्टाइल स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू सी स्ट्रिंग, यानी कि रिवर्स कन्वर्जन अगर आप करना चाहते हैं, तो ये एक तो इस तरीके से हो जाएगी जो हमारा ऑर्डिनरी कास्टिंग का तरीका है कि आप उसको क्या बताएं, वेरिएबल का नाम बताएं, ठीक है, सी स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एड्रेस, वेरिएबल का नाम बताएं और पीछे उसकी टाइप कास्टिंग कर दें तो वो टाइप कास्टिंग हो जाएगी। लेकिन इन दैट केस कोशिश करें कि ये फंक्शन स्टाइल टाइप कास्टिंग ही आप यूज करें। तो यहाँ पर बेसिकली सिर्फ एक चीज अभी ध्यान में रखें, इनकी डिटेल डिस्कशन इन दोनों की जो है वो मैंने आफ्टर सम टाइम करनी है। सी स्टाइल स्ट्रिंग्स क्या है, C++ स्टाइल स्ट्रिंग्स क्या है। हो सकता है आपका जो कंपाइलर है उसको इस चीज की जरूरत ही ना हो, वो ये पूछे ही ना, आपने जो फाइल का नाम बताया है विच इज अ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, वो वहीं पे फाइल ओपन कर दे। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम एरर दे, जैसा कि किसी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि कोई एरर आ रहा था, तो इन दैट केस फिर स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ डॉट लगा के _CSTR लिखेंगे, हो सकता है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। और अगर आपकी वो वाली प्रॉब्लम स्टिल रिजॉल्व नहीं होती तो यू मे आस्क लेटर, मुझे ईमेल पे पूछ लें, कोड भेज दें, मैं इंशाल्लाह उसको
फिगर आउट कर लूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक बीच में छोटा सा टॉपिक आ गया था। आगे मूव करते हैं। सो अभी तक हमने फाइल हैंडलिंग देखी है। फाइल हैंडलिंग होती क्या है, फाइल हैंडल हम करते कैसे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाता हूं। वो ये है कि व्हाट इज अ फाइल। ठीक है जी, आप के पास अगर विंडोज मौजूद हैं तो ये आपका पीसी है। उस पीसी में ये आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है। इस हार्ड डिस्क के ऊपर देयर आर लॉट ऑफ फोल्डर्स एंड लॉट ऑफ फाइल्स विद डिफरेंट एक्सटेंशंस। हर एक फोल्डर के अंदर यू हैव लॉट ऑफ फाइल्स। ठीक है, जिस तरह अगर मैं फर्ज कर लें कि यहाँ पर एक ये पीस फोल्डर है, इस फोल्डर में यहाँ बहुत सारे फोल्डर्स हैं और नीचे फाइल्स हैं। कुछ पीडीएफ फाइल्स हैं, कुछ वर्ड फाइल्स हैं, कुछ टीएक्सटी फाइल्स हैं, इवन कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनको मैं डबल क्लिक करता हूं तो आपको वो एज अ इमेज नजर आती हैं, यानी कि वो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं। यू हैव वैरायटी ऑफ फाइल्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो भी आपके फाइल सिस्टम के ऊपर नेम्ड एक्सटेंशन है, फोल्डर्स के अंदर मैनेज आपने की हुई हैं, डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड फाइल्स। सो व्हाट इज अ फाइल? फाइल is a sequence of bytes stored on a storage media. Storage media mean डिस्क हो सकती है, कोई कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी हो सकती है, कोई फ्लैश ड्राइव हो सकती है, कोई इंटरनेट रिसोर्स हो सकती है। एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को जब आप एक स्टोरेज मीडिया पर सेव कर देते हैं तो वो फाइल कहलाती है। हर फाइल, एवरी फाइल in one folder has a unique name within that folder. एक फोल्डर के अंदर आप सेम नाम की दो फाइल्स नहीं बना सकते। तो what a file is? File is a sequence of bytes, nothing else, stored on a storage media. CD पे, डिस्क पे, USB पे, इंटरनेट पे कहीं भी पड़ी हुई है, वो एक फाइल है। और फाइल आइडेंटिफाई कैसे होती है? क्योंकि दूसरी फाइल्स भी होंगी, मल्टीपल फाइल्स भी होंगी, तो उसका एक यूनिक नेम होता है और वो नेम आपको क्लियरली सबको पता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नजर आ रहा होता है कि दिस इज नेम ऑफ द फाइल, दिस इज नेम ऑफ द फाइल। समटाइम्स ये आखिरी 3-4 कैरेक्टर्स जिन्हें हम एक्सटेंशंस कहते हैं वो हिडन होते हैं। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ कि व्हाट इज द फुल फाइल नेम ऑफ अ सम फाइल। फाइल को दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया जाता है। एक फाइल्स कहलाती हैं टेक्स्ट फाइल्स और दूसरी फाइल्स कहलाती हैं बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जिनमें फॉर्मेटेड डेटा होता है जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है। ह्यूमन रीडेबल मीन इसमें अल्फाबेट्स होंगे, डिजिट्स होंगे, पंक्चुएशंस होंगी, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, स्पेसिस होंगी, न्यू लाइंस वगैरह होंगे, वो तमाम चीजें जो आप अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं। और वंस अपॉन अ टाइम मैंने आपको ये बताया है कि प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। आस्की रेंज 32 से शुरू होके 126 तक जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंटेबल हैं। और चंद एक स्पेशल कैरेक्टर्स जिनको हम एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं, ठीक है, वो भी टेक्स्ट फाइल का हिस्सा बन सकते हैं। एस्केप सीक्वेंस मीन \n, \r और इस तरह की चीजें। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल्स हैं। टेक्स्ट फाइल्स जो हैं इनको आप अगर मैनिपुलेट करना चाहें तो आप अपने प्रोग्राम से तो इन्हें रीड राइट कर ही सकते हैं। पीछे जो मैंने तीनों मिसालें दी हैं वो तीनों मिसालें टेक्स्ट फाइल्स को मैनिपुलेट कर रही थी। उनमें ह्यूमन रीडेबल डेटा था, चाहे वो C++ की फाइल थी, चाहे उसमें नंबर्स पड़े हुए थे, चाहे उसमें रैंडम नंबर्स पड़े हुए थे, आप उन फाइल्स को खोल के रीड कर सकते थे। उन फाइल्स को रीड करने के लिए कॉमनली अवेलेबल टेक्स्ट एडिटर्स जो हैं, यू कैन यूज देम, आप उनको व्यू कर सकते हो। टेक्स्ट एडिटर हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, मैक पे, विंडोज पे, यूबंटू पे, इवन एंड्रॉयड पे, iOS के ऊपर अवेलेबल होता है कि आप टेक्स्ट फाइल को व्यू कर सकें, देख सकें, रीड कर सकें। और इवन आप अपने प्रोग्राम्स तो लिख ही सकते हैं, जैसे ये पीछे हमने 2-3 मिसालें ली हैं, क्या आप टेक्स्ट फाइल्स को रीड कर सकते हैं।
all you know is to have the knowledge of the structure of the file, कि फाइल का स्ट्रक्चर क्या है, एक लाइन में क्या इंफॉर्मेशन है, वो लाइन में जो इंफॉर्मेशन है वो स्पेस के साथ सेपरेटेड है, कॉमा के साथ सेपरेटेड है, एटसेट्रा, कितनी उसमें लाइंस हैं, इस तरह की चीजें जब आपके पास नॉलेज हो, वो नॉलेज जो है वो इटसेल्फ फाइल में भी हो सकता है, वो नॉलेज जो है वो आपको प्री हैंड भी पता हो सकता है, तो आप उस फाइल को प्रोसेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फाइल के स्ट्रक्चर का कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो बेसिकली आप फाइल को जिप कर सकते हो, आप फाइल को कॉपी करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर दूसरी फाइल में सेव कर सकते हो। आप इस तरह के जो ऑपरेशन है ना, जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर है, एज अ होल पूरी फाइल पे होते हैं, तो उन ऑपरेशंस को, उन फंक्शंस को आप स्ट्रक्चर ऑफ फाइल के नॉलेज के बगैर भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू नो इज इट इज अ टेक्स्ट फाइल और इट इज अ बाइनरी फाइल। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाए कि बाइनरी फाइल्स क्या हैं। हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा तादाद में बाइनरी फाइल्स होती हैं। ठीक है, मैं फॉर द टाइम बीइंग इधर आऊं और ये मेरे पास अगर एक पीडीएफ फाइल है, रिलेटिवली छोटी फाइल इधर से लेने की कोशिश करता हूं, ये वाली, इसको अगर मैं ओपन करूं और इसको कहूं कि नोटपैड के साथ इसको कोशिश करके मैं ओपन करूं, या चले एक और ये है नोटपैड, ठीक है, तो आप यहां पर कुछ डिफरेंट चीजें देख रहे होंगे। ठीक है, ये आप फाइल को कंप्लीटली रीड नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें तो नेचुरली रीड हो रही हैं, लेकिन अगर आप इस फाइल को ब्राउज करें, विच इज अ पीडीएफ फाइल जिसको मैंने नोटपैड के साथ ओपन किया है, तो ये फाइल के मुझे पूरे कंटेंट सब दिखा रहा है। दिस फाइल इज अ बिग फाइल, हैज लॉट ऑफ लाइंस, 20-22 हजार लाइंस हैं इसके अंदर, लेकिन ये मेरे लिए सारी रीडेबल नहीं है। तो ऐसी फाइल्स जो ह्यूमन रीडेबल ना हो, जो वेल स्ट्रक्चर्ड ना हो, वो इन जनरल बाइनरी फाइल्स कहलाती हैं। सो बाइनरी फाइल्स जो हैं contains applications, software specific data. They are not human readable, but they are readable. They can be read with the help of other softwares, apps, applications. जिस तरह पीडीएफ फाइल को मैं टेक्स्ट एडिटर से तो रीड नहीं कर पाया, लेकिन उसको पीडीएफ व्यूअर जो है, एक्रोबैट जिसको हम कहते हैं, एक्रोबैट रीडर, वो उसे आपको बड़ा परफेक्टली शो करता है। इसी तरह एक इमेज है, उस इमेज को जब मैं टेक्स्ट एडिटर नोटपैड के साथ खोलूंगा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होगी, मगर जब उसको मैं किसी इमेज व्यूअर के साथ खोलूंगा तो वो सॉफ्टवेयर उस फाइल को समझता है कि इस फाइल में डेटा कैसे और इसको मैंने कैसे प्रेजेंट करना है। तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ फाइल्स आर कॉल्ड बाइनरी फाइल्स। बाय नेचर, मैं फिर एक दफा स्पेसिफाई कर दूं, बाय नेचर एवरी फाइल, whether it is a text file or a binary file, it is nothing but a sequence of bytes. लेकिन अगर वो बाइट्स की ASCII वैल्यूज लिमिटेड हैं, उसमें सिर्फ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, तो वो टेक्स्ट एडिटर से नजर आ जाएगी, उसे हम टेक्स्ट फाइल्स कहेंगे। इनमें ह्यूमन रीडेबल डेटा होता है। और अगर उसके अंदर जो बाइट्स हैं, उन बाइट्स की ASCII वैल्यू 0 से लेकर 255 तक पूरी रेंज मौजूद है, तो then these files are called binary files. They cannot be viewed, they cannot be processed by humans. They can only be processed with the help of specific software. I have used the word specific software, जो उस टिपिकल फाइल के लिए बना है। आप एक इमेज व्यूअर से पीडीएफ शायद रीड नहीं कर सकेंगे, आप पीडीएफ की मदद से मूवी नहीं चला सकेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से बहुत सारी चीजें जो है ना वो उनको नहीं कर सकेंगे। तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है फॉर ईच टाइप ऑफ बाइनरी फाइल। तो यहां मेरा ख्याल है कि आप ये चीज अंडरस्टैंड कर गए हैं कि फाइल क्या है। अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइल्स, वो आपके सामने आ गई। इस स्लाइड के एंड के ऊपर जो मैंने एक छोटी सी पिक्चर यूज की हुई है, उस पिक्चर में बेसिकली मैंने एक फाइल को नोटपैड में ओपन किया है
उस नोटपैड में ओपन करके मैंने जो इन जनरल इनविजिबल कैरेक्टर्स होते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में हम उनको विजिबल कर सकते हैं, वो स्पेशल वे में विजिबल हो जाते हैं। उस फाइल में लिखा हुआ था NAME, उसके बाद 2 टैब्स मौजूद थी। वो टैब्स, ये छोटे से एरोस आपको नजर आ रहे होंगे, ये वो हैं। उसके बाद AGE लिखा हुआ था और फिर \n था। कर्सर अगली लाइन पे आ गया। जमाल लिखा है, 2 टैब्स हैं, उसकी 32 एज है, फिर \n है। राहील लिखा हुआ है, 2 टैब्स हैं, उसकी एज है, फिर \n है। तलत लिखा हुआ है, 2 टैब्स हैं, 29 है। तो ये वो फाइल का व्यू है जो कि आपको नजर आता है इन अ टेक्स्ट एडिटर। लेकिन अगर इस फाइल को मैं एक और सॉफ्टवेयर के जरिए देखूं तो वो मुझे क्या दिखाएगा? वो मुझे ये चीज दिखाएगा। नाउ दिस इज द बाइट्स, ये बाइट्स हैं, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं जो फाइल में स्टोर हुई हैं। सबसे पहले है 4E61, 4E। नो व्हाट इज 4E? 4E को अगर आप, E क्या होता है जी? मेरा ख्याल है 14 होता है, ठीक है। तो 64 और 14 मिलके 78 बनेंगे, और 78 जो है ये किसका आस्की है? ये कैपिटल N का प्रोबेबली आस्की है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 4E। उसके नीचे ये स्मॉल a लिखा हुआ है, यहाँ 61 लिखा हुआ है। सो 6 × 16 + 1 इज 97, और 97 किसका आस्की होता है? वो a का होता है। तो ये उसके बाद एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये फाइल में मौजूद है। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक स्टेज के ऊपर आपको मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूं, ये 0D और 0A नजर आ रहे हैं। ये 0D जो है ये CR है, और 0A जो है ये LF है। 0D मीन आस्की वैल्यू 13, और 0A मीन आस्की वैल्यू 10। 13 जो है ये \n होता है, और 10 जो है ये \r होता है। ये भी फाइल में मौजूद है एज अ सिंगल कॉम्बिनेशन \n। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारे पास हर फाइल, वो टेक्स्ट फाइल है या बाइनरी फाइल है, वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स तो है ही है। बस प्रॉपर्टी ये है कि टेक्स्ट फाइल के अंदर जो रेंज ऑफ आस्की है वो 32 से 126 होती है, लेकिन उसमें ये जो आपके एस्केप सीक्वेंसेस हैं \n, \r, \t, ये उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। बाकी जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं और एक्सटेंडेड कैरेक्टर्स हैं, वो उसमें इस्तेमाल नहीं होते। बाइनरी फाइल में ये होता है। अभी मैं अपने पास जो नोटपैड है उस पर आ जाता हूँ, और मैं आपको ना यही चीज लिखता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ये टाइप हो रहा है। अभी मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो ये आगे जा रहा है, फिर टाइप कर रहा हूँ ये हो रहा है, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ ये चल रहा है, ठीक है। ये एंटर की से कर्सर नई लाइन पे आ जाता है। नोटपैड प्लस प्लस में मेरे पास यहाँ ये एक ऑप्शन है, शो ऑल कैरेक्टर्स। जब मैं इसे क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये CRLF हर लाइन के एंड पे नजर आ जाएगा जहां भी मैंने एंटर की प्रेस की है। मसलन मैं F के बाद अगर एंटर की प्रेस करता हूं और फिर फर्दर एंटर की प्रेस करता हूं, तो दीज आर द कैरेक्टर्स विच आर हिडन। अब अगर मैं टैब प्रेस कर रहा हूं तो ये टैब्स आ रही हैं नजर, स्पेस प्रेस कर रहा हूं तो इस वक्त आपको विजिबल नहीं होगा, बट हियर इज अ स्मॉल लिटिल डॉट अपीयर्ड। तो जब आप शो ऑल कैरेक्टर्स करते हैं तो वो वाइट स्पेसिस को भी अपनी कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन नोटपैड दे देता है। अभी ये एंड ऑफ लाइन में 2 कैरेक्टर्स हैं, CR और LF। एंड ऑफ लाइन कन्वर्जन इन एडिट, एंड ऑफ लाइन कन्वर्जन। ये विंडोज में एंड ऑफ लाइन इज CRLF। मैं अगर यूनिक्स के ऊपर बैठा हुआ हूं,
इस वक्त मैं विंडोज यूज कर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ लाइन में एक कैरेक्टर आएगा और वो LF होगा। बट मैं अब भी यहां एंटर की प्रेस करता जाऊंगा तो ये फाइल अब यूनिक्स ओरिएंटेड बन गई। ठीक है, अब जो भी LF एंड ऑफ लाइन है वो एक LF कैरेक्टर है, लाइन फीड कहलाता है। और अगर मैं मैकिन्टॉश के ऊपर हूं, मैक पे हूं, तो एंड ऑफ लाइन कन्वर्जन में यही कैरेक्टर सिर्फ CR होता है। ठीक है, नॉट द क्लास रिप्रेजेंटेटिव बट द कैरेज रिटर्न। तो ये थोड़ा सा ना तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स का फर्क है कि जब आप एंटर की प्रेस करते हैं तो मैक जो है वो उसे आस्की वैल्यू 10 के तौर पर लेता है जो कैरेज रिटर्न है। लाइनेक्स या यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम उसे आस्की वैल्यू 13 के तौर पर ट्रीट करता है जो कि LF कहलाता है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ CR/LF ट्रीट करता है जो कि इस तरह का एक कॉम्बिनेशन है। बट एट द एंड ये एक कैरेक्टर है जब आपने एंटर की प्रेस की है। अब इस वजह से बाज दफा ऐसा होता होगा कि आप अगर इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते होंगे और आप उसको टेक्स्ट एडिटर में जब देखते होंगे तो उसमें एंड ऑफ लाइन जो है वो प्रॉपरली मैनिपुलेट नहीं होता होगा, सारी लाइनें जो हैं वो एक लाइन पे अपीयर हो जाती होंगी। उसकी रीजन सिर्फ यही होती है, वो ये कि आपने फाइल जो है वो किसी ऐसे सर्वर से डाउनलोड की है या ऐसी मशीन से डाउनलोड की है जहां पर वो लाइनेक्स में बनी थी, उसमें एंड ऑफ लाइन प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं थी। आपने डाउनलोड करके उसको विंडो पे डाला तो विंडो के ऊपर जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं उन्होंने उसे थोड़ा सा डिफरेंट मैनिपुलेट कर दिया। लेकिन अगर आप यहां से ये ऑप्शन ले लें जो कि अच्छे टेक्स्ट एडिटर में मौजूद है तो फिर आपकी वो वाली फाइल सही व्यू हो जाती है। इसी तरह समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके टेक्स्ट एडिटर जो है वो खाम में बीच में एक एक लाइन का गैप दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो फर्क है वो है अमंग द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। लेकिन ये अगर इस स्टेज के ऊपर आपको कोई बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा तो इट्स नॉट अ बिग डील। हम इस चीज को जो है वो यहाँ पर कंक्लूड करते हैं कि जब भी आप एक टेक्स्ट फाइल लिख रहे हैं तो उस टेक्स्ट फाइल में सिर्फ और सिर्फ प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होंगे, मगर \t, \n, \r एंड मे बी सम अदर एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो उसमें अवेलेबल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने आपको जो चीज क्लियर की है वो ये है कि फाइल क्या चीज है। और फाइल की दो टाइप्स है, एक टेक्स्ट फाइल है और एक बाइनरी फाइल है। टेक्स्ट फाइल्स जो हैं वो मैनिपुलेट होंगी विद ऑल दोज ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं। गेट है, गेट लाइन है, पुट है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर है, वगैरह वगैरह। ठीक है, जब हम स्ट्रीम्स पढ़ रहे थे तो हमने बहुत सारे फंक्शंस और ऑपरेटर्स पढ़े थे। ये ऑल आर मेंट फॉर व्हाट? टेक्स्ट फाइल्स। इन केस ऑफ बाइनरी फाइल हमारे पास चॉइस जो है वो सिर्फ दो फंक्शंस हैं, एक है राइट फंक्शन, ठीक है, और दूसरा है रीड फंक्शन जो बाइनरी रीड राइट करता है। ये भी उस स्टेज के ऊपर मैंने आपको एग्जांपल देके पढ़ा दिया था। अब किसी लेटर स्टेज के ऊपर हम इसे दोबारा कवर कर देंगे। ठीक है जी, लेट्स मूव अ लिटिल फर्दर। नाउ फाइल का स्ट्रक्चर होता है, फाइल का फॉर्मेट होता है। जब तक आपको फाइल का स्ट्रक्चर या फाइल का फॉर्मेट पता नहीं है तब तक आपके लिए फाइल हैंडल करना, फाइल को मैनिपुलेट करना, फाइल का डाटा प्रोसेस करना डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से आम तौर पर जब भी फाइल्स बनाई जाती हैं जिनमें डेटा मौजूद होता है तो उस फाइल में दो पोर्शंस, उस फाइल को लॉजिकली दो पोर्शंस में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक पोर्शन को हम हेडर कहते हैं और दूसरे पोर्शन में एक्चुअल डेटा होता है। हेडर पोर्शन जो है इसमें डेटा से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल कि इन द डेटा पोर्शन अगर 100 लाइंस मौजूद हैं तो यहां पर 100
लिख दिया जाएगा एज नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स। इसके अलावा काफी सारी और चीजें भी जो है वो ऊपर प्लेस की जा सकती हैं। तो हेडर की इंफॉर्मेशन फाइल में डेटा को वेरिएबल बनाने में हेल्प करती है। यानी कि अगर यहां पर 100 की बजाय मैं 500 लिख लूंगा तो दैट मीन्स कि नीचे फाइल में 500 लाइंस ऑफ डेटा मौजूद है, जबकि फाइल में पहला जो इंटीजर पड़ा हुआ है वो 500 है। और पहला इंटीजर क्या बता रहा है कि रेस्ट ऑफ द फाइल हैज 500 डेटा लाइंस। और अगर पहली लाइन के ऊपर फाइल में 2 पड़ा हुआ है तो वो बता रहा है कि आगे सिर्फ 2 लाइनों में डेटा फाइल में पड़ा हुआ है और कुछ नहीं। इसी तरह कुछ और इंफॉर्मेशन भी जो है वो हेडर में रखी जा सकती है। सो हेडर इंक्लूड्स व्हाट? द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा विद इन द फाइल, और उसके नीचे डेटा मौजूद होता है। आपकी बहुत सारी बाइनरी फाइल्स जो हैं या ऐसी फाइल्स जो हैं उनमें एक स्पेसिफिक हेडर मौजूद होता है। एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बताई है नीचे, और एक एग्जांपल मैं थोड़ी देर बाद आपको इंशाल्लाह करवा देता हूँ कि बिट मैप एक फाइल होती है, उसकी एक्सटेंशन BMP होती है। BMP फाइल में फर्स्ट 54 बाइट्स BMP हेडर कहलाती हैं। उन 54 बाइट्स में मैं इसको जूम कर लूं, जूम किधर गया? एनीवे इसको मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करना शुरू हो गया कि जूम किधर गया इसका। बहरहाल ये स्क्रीन जब आपके पास ये फॉर्मेट पहुंचेगा तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो एक BMP फाइल के फर्स्ट 24 बाइट्स हैं उसमें फाइल के कुछ टाइप्स होते हैं। BMP एक बिटमैप होता है, यानी कि इमेज होता है। उस इमेज में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कलर्स किस तरह के हैं, डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं। क्योंकि समटाइम आपका इमेज जो है वो इतना छोटा सा होता है, उसमें छोटा डेटा है, समटाइम आपका इमेज बड़ा सा होता है, समटाइम वो इमेज एक पतला सा होता है और समटाइम जो है वो लंबा सा होता है। तो कितनी इमेज की डायमेंशंस क्या हैं, इमेज कलर्ड इमेज है या ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, और इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इन फर्स्ट 54 बाइट्स के अंदर हेडर में स्टोर कर दी जाती है। और फिर इन्हीं की मदद से रेस्ट ऑफ द फाइल में जो डेटा होता है उसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये कहलाता है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको थोड़ी देर में एक मिसाल देता हूं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे चलते हैं। सो लेट्स कम हियर एंड नहीं, इसमें तो मैंने नहीं लिखा होगा। ले स्टूडेंट्स इसको देखिए, ये अब आप अगर इस फाइल को देखें तो ये क्लियरली एक टेक्स्ट फाइल है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और ये बहुत बड़ी फाइल है।
ठीक है, इसको मैंने नोटपैड से ओपन किया है। इस फाइल को अगर आप ऊपर से लेके नीचे तक देखें तो ये एक बहुत बड़ी फाइल है। ठीक है, हर लाइन के ऊपर मल्टीपल डेटा आइटम्स मौजूद हैं। इस फाइल के शुरू के ऊपर P2 लिखा हुआ है, फिर शार्प साइन से एक लाइन शुरू होकर उसमें ये चीज लिखी हुई है, फिर उसमें 200 लिखा हुआ है, फिर उसमें 255 लिखा हुआ है। तो इस वक्त आप ये समझ लें कि अप टिल दैट दिस इज हेडर ऑफ द फाइल। ये हेडर जो है ये बता रहा है कि नीचे ये जो डेटा है वो क्या है। तो क्लियरली ये जो पहली दो लाइनें हैं P2, दे आर स्पेसिफाइंग द नेचर ऑफ द फाइल। शार्प साइन से शुरू होने वाली चीज कमेंट है इस फाइल में, आपका जो प्रोसेस प्रोग्राम होगा वो इसको इग्नोर कर देगा। उसके नीचे शो हो रहा है कि इसमें 200 लाइनें वाइड हैं और 200 कॉलम्स हैं इसके अंदर पिक्चर में, यानी कि ये एक स्क्वायर पिक्चर है। और ये हर वैल्यू जो इसके नीचे मौजूद है, और इसके नीचे टोटल वैल्यूज कितनी है, 200 बाय 200 वैल्यूज हैं। हर वैल्यू की रेंज 0 से लेके 255 हो सकती है। सो दिस इज व्हाट द हेडर हियर। अब ये फाइल मैंने टेक्स्ट फाइल से ओपन की तो इसमें नीचे 40,000 इंटीजर होने चाहिए। सो ऑल दीज आर 40,000 इंटीजर्स, ये जो नीचे पड़े हुए। अब मैं इस टिपिकल फाइल को, ये जिसका नाम यहां पर है, इसको मैंने टेक्स्ट एडिटर के साथ ओपन किया तो ये यूं नजर आई है। मैं इसको जस्ट डबल क्लिक करता हूं, ये किसी और सॉफ्टवेयर के साथ ओपन होगी जो मेरा लिखा हुआ नहीं है। तो ये आपको तस्वीर में ये एक नजर आ रहे हैं, एक बाबा जी हैं। और ये तस्वीर अगर आप गौर से देखें तो ये एक स्क्वायर पिक्चर है। मैं इस हेडर को यहां पर बदल रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं 100 कर देता हूं और मैंने फाइल में कोई चेंज नहीं की है। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है वो सॉफ्टवेयर अब मैं इसको दिखा रहा हूं तो इसने उसको हाफ शो किया है। बेशक डेटा फाइल में मौजूद था, लेकिन ये जो भी सॉफ्टवेयर था, ये सॉफ्टवेयर जो है ये हेडर को पढ़ के डेटा को मैनिपुलेट करता है। इसने हेडर को पढ़ा तो इसको पता लगा कि इस फाइल में 100 लाइनें हैं हॉरिजॉन्टली और 200 लाइनें हैं वर्टिकली। तो उसने 100 बाय 200 इंटीजर्स रीड किए और उनको अपने तौर पर मैनिपुलेट करके इस इमेज को यहां शो कर दिया। मैं वापस जाके इसको 150 कर देता हूं और फाइल को सेव करता हूं। ठीक है, इसको फिलहाल क्लोज करके जब मैं इसे दोबारा रन करूंगा तो ये थोड़ी सी फर्दर उसको आगे बढ़ा देगा। यहां पर अगर आप नीचे देखें तो ये 200 बाय 150 बता रहा है उसे। मैं वापस जाता हूं उसी में और इसको 200 कर देता हूं। तो ये हेडर पार्ट जो है, हमने पहले ये करना है कि सबसे पहले हेडर पार्ट ऑफ फाइल पढ़ेंगे, वो बड़ा स्पेसिफिक होगा और रेस्ट ऑफ द डेटा के मुतालिक बताएगा कि फिर हमने उसे प्रोसेस कैसे करना है। तो हेडर से हमें ये पता लगा कि इसमें इस तरह का एक इमेज है तो हमने उस तरह का इमेज डिस्प्ले कर दिया। लेकिन जब हेडर को हमने बदल दिया तो हेडर ने हमें बताया कि इमेज डिफरेंट हो गया, हमने उसे बदल दिया। अब अगर मैं इंटरेस्टिंगली इसे बदल दूंगा तो पिक्चर की शक्ल सूरत ही टोटल बदल जाएगी। वो आप देखेंगे कि वो कैसे होती है। ठीक है, एक बिल्कुल ही वियर्ड सी पिक्चर आपके सामने नजर आएगी, लेकिन उसकी डायमेंशंस जो हैं वो बहरहाल इस साइड को 100 है और इस साइड को 200 है। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस। हमारे पास जो डेटा है वो सीक्वेंस में एक्सेस हो रहा है। ये डेटा है मेरे पास, 0 से शुरू होता है और ये आगे चलता है। अब इसमें से 100 के बाद नई लाइन आ जानी चाहिए
लेकिन जब मैं 100 इंटीजर्स रीड कर लूंगा तो आगे मैं स्किप नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आगे जो इंटीजर्स पड़े हुए हैं वो क्या है, वो नेक्स्ट 100 इंटीजर्स हैं सेम इसके रो के, तो वो मैनिपुलेट हो जाएंगे एज अ नेक्स्ट रो। जबकि अगर मैं सिंपली नीचे वाले ट्रिम करूंगा तो वो रीड ही नहीं होंगे। तो ये सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस में डेटा होने की वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह से अकर कर सकती हैं। और अगर अभी तो आपने देखा था, फिर आपको कुछ पिक्चर नजर आ गई थी, अगर मैं इसे 170 कर दूंगा तो ये बिल्कुल ही आपको एक एब्रप्ट सी चीज ही नजर आएगी, ठीक है, जिसमें कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो रहा। बट इट इज 170/200 दिस थिंग। तो ये आप अंडरस्टैंड करें कि स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल जो है वो बहरहाल इंपॉर्टेंट है टू मैनिपुलेट द डेटा। और अगर हमें स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होगा तो फिर फाइल में जो डेटा पड़ा हुआ है वो सही तरीके से मैनिपुलेट नहीं होगा। स्ट्रक्चर टेल्स अस कि फाइल में डेटा किस तरह ऑर्गेनाइज है। ये 2-3 स्लाइड्स है, मैं उसको खत्म कर लूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एग्जांपल्स को डिटेल में देख लेंगे। वेल नोन फाइल फॉर्मेट्स का आपको पता ही है, ये अभी आप एक स्टूडेंट में से किसी ने क्वेश्चन किया था तो हमने उसके साथ डिस्कस किया था कि पीडीएफ फाइल्स होती हैं, जेपीजी फाइल्स होती हैं, डॉक और डॉक्स फाइल्स हैं, एग्जीक्यूटेबल्स हैं। तो ये फाइल्स ऐसी हैं जो वेल नोन है। हमारे पास इन एक्सटेंशन की जो फाइल्स हैं उनके साथ अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स के ऊपर एसोसिएट होते हैं। जब हम इन फाइल्स को उन सॉफ्टवेयर के साथ मैनिपुलेट करते हैं तो हमें रिजल्ट्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट मिलते हैं। अदरवाइज इनको अगर हम प्रॉपरली मैनिपुलेट ना करें तो रिजल्ट्स हमें ठीक नहीं मिलेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर जब फाइल्स को राइट करते हैं तो अप्रोप्रिएट हेडर और डेटा की फॉर्म पे ऑर्गेनाइज करके करते हैं। तो अगर एक जेपीजी का सॉफ्टवेयर फाइल राइट कर रहा है और उसने हेडर को बिल्कुल अप्रोप्रिएटली लिखा है तो दूसरा जेपीजी व्यूअर जो है उसको ओपन कर लेगा। लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर ने जेपीजी को या इमेज को डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा है और दूसरा उसको प्रोसेस नहीं कर सकेगा तो उसको समझ नहीं आएगी, उसे प्रोसेस नहीं कर सकेगा। इनको हम कहते हैं वेल नोन फाइल फॉर्मेट्स। वेल नोन इसलिए कि ये पब्लिक हैं, पब्लिश्ड हैं, सबको पता है कि जेपी जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, अभी आप स्टूडेंट से आपको शायद आइडिया नहीं है कि इन फाइल्स का फॉर्मेट क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फॉर्मेट क्या है। तो इसीलिए आपको मल्टीपल टाइप्स के पीडीएफ व्यूअर्स मिलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास वेल नोन फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं और हर फॉर्मेट के लिए वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो उन फॉर्मेट्स को पढ़ के डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये वही जो भी मैं आपको इमेज की एग्जांपल दे रहा था, ये उससे रिलेटेड थोड़ी सी चीजें हैं। तो ये मैंने कहा था एग्जांपल, आज का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह मैं कल आपको दे दूंगा यानी कमिंग डे में। फाइल हैंडलिंग फंक्शन जो हैं वो हमने जो ऑलरेडी यूज किए हुए हैं आप उनको ही इस्तेमाल कर सकते हैं टू हैंडल द फाइल्स, ठीक है। ये सब के सब एग्जैक्टली वही हैं। आप मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो एंडल हैं, सेट विड्थ है, फॉर्मेट करने के लिए उनके हैं। बाइनरी डेटा को रीड और राइट करने के लिए सिंपली ये 2 फंक्शंस आप इस्तेमाल करेंगे, इनके अलावा नहीं कर सकेंगे आप। बिसाइड्स दैट, ठीक है, हम जो कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं फाइल हैंडलिंग में, जिस तरह ये इज ओपन नाम का फंक्शन है, ये जाहिर है आउटपुट आईओ स्ट्रीम के साथ तो नहीं यूज हो सकता लेकिन फाइल स्ट्रीम्स के साथ इस्तेमाल होता है। ईओएफ का फंक्शन है जो एंड ऑफ फाइल बता देता है, वो चीजें हम यूज करते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे और नेचुरली यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है बट ये ऑपरेटर्स तो मौजूद हैं टू हैंडल द टेक्स्ट फाइल्स। ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि फर्दर फाइल हैंडलिंग के साथ कुछ एसोसिएटेड चीजें हैं वो अपनी जगह है। तो यहाँ पर फिर मेरी फाइल हैंडलिंग की स्लाइड्स एंड हो जाती है। तो एक ये स्लाइड के ऊपर मैं आज ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाया और एक स्लाइड को मैंने डिस्कस नहीं किया है, अदरवाइज बाकी तमाम स्लाइड्स जो इस पे मौजूद हैं उनके ऊपर एक सेर हासिल जो है वो गुफ्तगू हो गई है। तो आप सब लोगों ने अगर अटेंडेंस जो है वो लगा दी है तो इट्स ग्रेट। जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई है वो अपनी अटेंडेंस जो है उसे मार्क कर दें। अगेन एज यूजुअल
मैं कुछ देर मीटिंग में रहूंगा, अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। सर आपने फाइल को जिप करने का जिक्र किया था, उसका क्या मतलब है फाइल जिप करने का? ये कुछ फाइल्स आप इकट्ठी करें, सिलेक्ट करें। मैं विंडोज 10 की बात कर रहा हूं। राइट क्लिक करें, सेंड टू कॉम्प्रेस्ड जिप फोल्डर। ये एक नई यहां पर बन जाएगी जिसकी आखिर के ऊपर एक्सटेंशन होगी जिप। इस जिप फोल्डर में ये जितनी फाइल्स भी मैंने सिलेक्ट करके कॉम्प्रेस करके रखी थी वो सारी की सारी कंबाइंड होके इकट्ठी होके जिप हो गई हैं। जिप इस एक फाइल को जब आप ओवर द इंटरनेट किसी को भेजेंगे, किसी को प्रोवाइड करेंगे, तो बेसिकली ये बाकी सारी फाइल्स इस फोल्डर के अंदर इकट्ठी उसको पहुंच जाएंगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिप करना। अब अगर ये वाला फोल्डर मैं आपको भेज दूं और आपके पास ये एक फाइल सिर्फ आएगी ये वाली, जब आप इसको अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर के साथ डबल क्लिक करेंगी तो इसके अंदर बहुत सारी और फाइल्स होंगी जिनको फिर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये जिप करना एक बेसिकली एक प्रोसेस होता है कि हम फाइल्स को जिप मीन कंप्रेस करके एक जिप में बंद कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ जिप। किसी हद तक क्लियर हुआ है? यस सर, हो गया। चलें, और कोई क्वेश्चन हो? सर तो फिर जिप और रार में क्या फर्क है सर? बिल्कुल दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, एक ही काम करते हैं। आपने घर से कॉलेज आना हो, आप गाड़ी भी यूज कर सकते हैं, बाइक भी यूज कर सकते हैं। तो समझ लें कि जिप एक गाड़ी है और रार बाइक है, या वाइस वर्सा। दो डिफरेंट चीजें हैं फॉर द सेम पर्पस। दे आर एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन एक ही काम कर रहे हैं, फाइलों को कंप्रेस करके इकट्ठा करके एक फाइल में स्टोर कर रहे हैं। सर कंप्रेशन का मतलब है कि वो उनका साइज भी कम करते हैं? यस, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके साइज कंप्रेस करता है उनका। आप अगर ओवरऑल तमाम फाइल्स जिनको आप इकट्ठा जिप या रार कर रहे हो उनका इंडिपेंडेंट टोटल साइज लो और उसके मुकाबले में कंबाइंड जिप फाइल का साइज लो तो फर्क पड़ता है। इसलिए इसको जिप या कंप्रेस भी कहते हैं। ये करता है उनको कंप्रेस। सर लैब 4 से क्वेश्चन है। बेटा आवाजें मिक्स हो गई थी। सर लैब 4 से क्वेश्चन है, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें जो हम n लेंगे वो n नंबर ऑफ टर्म्स है या फिर ये डिनोमिनेटर को मैच करेगा, फैक्टोरियल मैच करेगा कि जहाँ पे वो मैच हो जाएगा वहाँ पे स्टॉप हो जाए, या वो n नंबर ऑफ टर्म्स है? लैब 4 की बात कर रहे हो? जी, जिसमें साइन एक्स सीरीज के थ्रू फाइंड करना है। नहीं, n तो एक सिंगल एक वैल्यू है ना। आपने जो लूप चलाना है वो बेसिकली वेरी करना है। आपने एक वेरिएबल को 1 से लेकर n तक, और हर आइट्रेशन में आपने n में 2 का इंक्रीमेंट करना है। सॉरी, उस वेरिएबल में 2 का इंक्रीमेंट करना है। और जब वो वाला वेरिएबल 9 एंटर करते हैं n, तो ये 9 फैक्टोरियल पे स्टॉप हो जाएगा। अगर आप एंटर क्या करते हो, देखें, आपने 1 मिनट सुने, आपने साइन ऑफ x करना है ना, तो यूजर से तो आप लेंगे एक वैल्यू x की। अब ये जो n है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एक्यूरेट साइन फंक्शन। अगर फॉर एग्जांपल n हमने 9 की, देखें n इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप अगर साइन ऑफ x लेते हो 9 और आप सिंपल इन चारों को सम अप कर लेते हो तो आपका आंसर जो है वो ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत सारी टर्म्स इस एक्सप्रेशन की ले लोगे तो आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो n आपने खुद अपनी मर्जी से चूज करना है, आप जो मर्जी चूज कर लो। आप n को 100 ले लो ना, तो एक वेरिएबल i को लेस देन 100 तक एग्जीक्यूट कर लो। लेस देन n लिखोगे तो n को में 100 आप डाल दो बस।
नहीं समझे? ओके ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, हमारा फंक्शन तो है साइन ऑफ एक्स, तो इसका जो वेरिएबल है वो तो एक्स है। अब वो इन चीजों से कंप्यूट होना है, x ओवर 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस x7 ओवर 7 फैक्टोरियल। इस सीरीज को जब आप सम कर लेंगे तो साइन ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। अब ये सीरीज जो है वो n तक जा रही है। n आप जितना छोटा रखेंगे उतना आंसर बेहतर नहीं होगा, जितना आप n बड़ा ले लेंगे इस सीरीज में उतनी ज्यादा टर्म्स आ जाएगी, उतना आंसर फ्रैक्शन में बेहतर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो? सर यानी कि हमने एंड यूजर से नहीं लेना, खुद लेना है। एन आपने यूजर से नहीं लेना है। देखें इसमें क्लियरली है कि आपने साइन ऑफ एक्स का फंक्शन बनाना है, ठीक है। वेल यहां कहीं मेंशन है कि यूजर से लेना है? यस, यहाँ बिल्कुल मैंने मेंशन किया होगा, ठीक है। यस तो सर, ले ले, यूजर से ले लें, बिल्कुल। तो जब आप यूजर से ले लेंगे तो जो आप एक तीसरा वेरिएबल लेंगे ना आई, वो लेस देन n तक उसे चला दें, और आई जो है वो आपके लूप को कंट्रोल कर रहा होगा, और आई में हर एक आइट्रेशन में 2 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। जी स्टूडेंट्स, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो? सर आपने जो इमेज वाला एक समझाई थी सर, उसमें आपने राइट साइड वैल्यू को जब चेंज किया था तो सर लेंथ कम हो गई थी सर। जो लेफ्ट साइड नंबर था वो उसकी वेट को कंट्रोल कर रहा था, तो जब हमने उसमें चेंजेस की तो सिर्फ वेट चेंज होनी चाहिए थी ना, इमेज क्यों खराब हो रही थी पूरी उस पे? वेल मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये इस स्लाइड के ऊपर ना इसका बड़ी डिटेल डिस्कशन है, इस वाली स्लाइड के ऊपर, ठीक है। वो मैंने आपसे कहा कि वो अब आज का लेक्चर का टाइम चूंकि खत्म हो रहा था तो वो मैंने ज्यादा की नहीं है, वो नेक्स्ट क्लास में करूंगा इंशाल्लाह। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा उस पे। ओके सर। वो इंशाल्लाह। और सर आपने अब तक जितना पढ़ाया है फाइल हैंडलिंग का, उसकी अगर हमें प्रैक्टिस करनी हो तो वो कैसे करेंगे? क्या करेंगे उसमें हम प्रैक्टिस के लिए? करवा लेता हूँ कुछ ना कुछ। ओके सर जी, और कुछ बेटा? सर मैंने आपको एक मेल की थी, मेरा वो एक आपकी लैब के रिलेटेड ही क्वेश्चन में एक इशू था, तो जिसमें नेम रिवर्स करना था। मैंने नेम तो रिवर्स कर लिया था, लेकिन मैं उससे पहले उसे एज इट इज प्रिंट करना चाह रहा था, लेकिन जब मैं उसे प्रिंट करता हूँ तो एंड पे एक गार्बेज वैल्यू भी आ रही थी और वो मेरे से सही नहीं हो रही थी। मुझे कोड भेज दो, मैं उसको ना देख के आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मैंने आपको भेजी है स्क्रीनशॉट के साथ, आपका मेल भी वापस आया था एक। तो आपको मेरे रिप्लाई से समझ नहीं आई है? मैंने रिप्लाई ही जो है वो थोड़ा डिलिबरेटली मुझे आपका रिप्लाई समझ नहीं आया था। आपने उसमें इस तरह कुछ लिखा था, व्हाट इज योर स्टेटस नाउ। ओ आई सी, अच्छा मेरा वो फिर मैंने इसलिए किया था कि हो सकता है क्योंकि मैंने रिप्लाई लेट किया है तो आपका प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो गया हो। मुझे ना उसी ईमेल के ऊपर ना दोबारा मुझसे ना गाइडेंस पूछ ले लो सर, प्लीज मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ उस पर। ओके सर, थैंक यू सर। सर बिटमैप फाइल में जो आपने हेडर यूज किया था इसमें आपने P2 लिखा था, उसका क्या मतलब है? बेटा आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, सिर्फ आपने फाइल हेडर का कुछ जिक्र किया है, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। सर जो बिटमैप फाइल में आपने हेडर यूज किया उसमें आपने यूज किया था P2, ऐसे ही है? आप इस स्क्रीन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो या किसी और से रिलेटेड कर रहे हो? सर जो आपने फाइल खोली थी बिटमैप पर, वो अच्छा, वो अभी मैंने क्वेश्चन को आंसर करते हुए कहा था कि उसमें ना ये स्लाइड आज मैंने नहीं पढ़ाई है, तो ये आप कमिंग लेक्चर में मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, उसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस हो जाएगी। वो आप नेक्स्ट पे उसको पेंडिंग कर दो, नेक्स्ट पे मैं आपको समझा दूंगा क्लियरली। ओके।
सर आपने जो लैब की टास्क दी थी जिसमें सर नेम रिवर्स करना था, वो तो हो गया था कि हमने अगर खुद मतलब एरे सेलेक्ट कर लिया हमारा कितना नाम है। अगर फॉर एग्जांपल हमने यूजर से लेना है कि हम यूजर से लें उसका नाम और फिर उसको रिवर्स करें, अब हमें तो नहीं पता होगा ना कि सर यूजर कितना लंबा पुट करेगा, कहाँ तक उसका नाम आएगा, फिर हम रिवर्स के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कंडीशन होगी। फाइन, आज के लेक्चर के बाद आप थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर जो है उसको मैनेज कर सकते हो। ये जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन है, इस पे कुछ आंसर उसका मौजूद है और कुछ अभी बाद में होगा। इस पे जैसा कि आप ये देख रहे हो कि अगर आपने स्ट्रिंग में इनपुट ली है, ठीक है, तो एक डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने एक करैक्टर एरे में यूजर से इनपुट ली है यूजिंग द गेट लाइन, तो करैक्टर एरे में जो इनपुट होती है उसमें लास्ट करैक्टर जो है नाम के जो भी आप यूजर से ले रहे हो उसके आखिर के ऊपर \0 होता है। तो आप लूप लगा के सेंस कर सकते हो कि वेयर इज द \0, तो वहां से पीछे पीछे सारा स्ट्रिंग होगा, तो यू कैन मैनिपुलेट इट। आप इस क्वेश्चन को ना नेक्स्ट क्लास के शुरू पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेना ताकि सारी क्लास होगी। इस वक्त सिर्फ मेरा ख्याल है कि कोई लेस देन 20 स्टूडेंट्स जो है वो मीटिंग में मौजूद हैं, रादर 9 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आंसर सबको मिल जाए। तो आप नेक्स्ट क्लास के शुरू पे क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, फिर अल्लाह हाफिज।